तो हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको यहाँ तक बता ही दिया था। संयोजक शक्ति, विघटनकारी शक्ति, यूरोप में राष्ट्रवाद का निम्न प्रभाव, सब आपने नोट किया होगा। मुझे उम्मीद है कि हाँ चलो आपने नोट किया होगा। लाइट जला लेता हूँ। आपने इसे अच्छा से नोट किया ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको, इसे आपने नोट कर ही लिया होगा। नोट करने के बाद यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, कहा गया था कि आप इसे लिखना नहीं लिखोगे तो मैं आपको आंसर इसका लिखवा दूंगा। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि फ्रांस की क्रांति से जो अपेक्षा की गई थी उससे बहुत कम पाया? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति एक नए युग के आगमन को सूचक बनी। यद्यपि यह सही है कि आगे चलकर यह क्रांति अपने घोषित से विचलित हो गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपेक्षा से कुछ हासिल की गई। यथा फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा परंतु वयस्क सर्वाधिक मताधिकार को स्वीकृति नहीं तथा वयस्क मताधिकारों को स्वीकृति नहीं। फ्रांस में स्वतंत्रता की घोषणा के बावजूद न तो जैकोबियन और न ही नेपोलियन ने स्वतंत्रता की अवधारणा का वास्तविक क्रियान्वयन किया। समानता की घोषणा, परंतु इसका अर्थ लगाया गया कि समानता, न कि आर्थिक समानता। इसे आपने यहाँ तक नोट किया होगा। यूरोप में भी नेपोलियन ने व्यवहार में साम्राज्यवादी नीति ही फैलाई। फिर नागरिक अधिकारों की घोषणा का वैश्विक संदर्भ था, परंतु व्यवहार में यह श्वेत लोगों तक ही सीमित रहा था। उपनिवेशों के लोगों के संदर्भ में ये लगा हुआ यहाँ पे संदर्भ में लागू नहीं किया गया। इस प्रकार उपयुक्त बातों के बावजूद यह मानना उचित नहीं है कि इसने बहुत कम पाया। इससे निम्नलिखित रूप में सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे एरो लगा के लिखे, बीच में लिखा हुआ है लागू नहीं किया गया, उसके बाद है इस। फ्रांस में यूरोप को वियना कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद क्रांति पूर्व अवस्था में नहीं लौटा जा सका। फ्रांस में पूर्व राजतंत्र की स्थापना के बावजूद मूलभूत नागरिक अधिकारों को नहीं दबाया जा सका। राजतंत्र फिर तो बना, लेकिन अब नागरिक अधिकारों को नहीं दबाया जा सका। फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न विचारधारा उदारवाद और राष्ट्रवाद संपूर्ण 19वीं सदी के यूरोप में उथल-पुथल मचाती रही। इटली एवं जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उत्थान, बाल्कन समस्या, ये सभी फ्रांस की क्रांति का ही विरासत थी। इतना ही नहीं, क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद की विचारधारा में 19वीं सदी में उपनिवेशों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। निष्कर्ष में देख लेते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने अपेक्षा से कम पाया, परंतु बहुत कम नहीं पाया। देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया अच्छे तरीके से, आपने लिखने का तरीका भी समझ लिया, सब कुछ कैसे लिखा जाता है ये हो जाता है। इसमें आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। इसी लिखने का तरीका होना चाहिए। इसी तरीका से हम आपको क्वेश्चन देंगे और आंसर भी जो होगा सो मैं दिखा दूंगा कि ये लिखा हुआ आंसर है। जो नहीं लिखा हुआ है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, आदत बन जाएगी लिखते लिखते। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको सारे नोट उपलब्ध करवा रहे हूँ, तो आप नोट करते ही जाएंगे। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की जब नोट हो जाएंगे तब हम आपको अब देखिए यहाँ फिर आगे जो आप सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो कमेंट में कहेंगे कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, तो मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। पार्ट थर्ड में देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रसार, यूएसए, जर्मनी, रूस एवं जापान में औद्योगिक क्रांति का प्रसार, ये भी पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। 19वीं सदी में समाजवाद एवं मार्क्सवाद का उद्भव तथा यूरोप पर इसका प्रभाव, ये भी पढ़ना है पार्ट थर्ड में। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में यूरोपीय साम्राज्य का प्रसार तथा
अफ्रीका का विभाजन, ये भी पढ़ना। प्रथम विश्व युद्ध का उद्भव एवं प्रभाव, ये सारे टॉपिक हमको पार्ट 3 में देखना है। औद्योगिक क्रांति देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति लगा के आप एरो लगा के लिखो। अर्थ एवं परिभाषा, औद्योगिक क्रांति उस स्थिति को दर्शाती है जो उत्पादन तथा यातायात में मशीन का प्रचलन आरंभ हो गया था। उत्पादन और यातायात में मशीनों का प्रचलन आरंभ हो गया था तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों को क्या परिवर्तन देखने को मिला। यह अचानक उत्पन्न घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पिछले लगभग 300 वर्षों से निर्मित हो रही थी। यह एक आधुनिक क्रांति नहीं आती, बल्कि इसके पीछे 300 की पिछली घटनाएं भी रह चुकी थी। ये पृष्ठभूमि यूरोप का, देखिए यूरोप का पृष्ठभूमि हम आपको दिखा रहे हैं, माइंड मैप है, इसे आप नोट कर लेंगे। ये पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि यूरोप। देखिए सामंतवाद का पतन होगा, मतलब व्यवसायिक क्रांति, पूर्ण जागरण और पोस्टेंट आंदोलन। सामंतवाद का पतन, कृषि के क्षेत्र में सुधार, संभवतः खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी, कच्चे माल जरूरत पूरा करना। खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्रांति, पूंजी का संचय एवं कच्चे माल की प्राप्ति, पूंजी का संचय होना और कच्चे माल की प्राप्ति हो। पूर्ण जागरण में प्रबोधन, भूमिका देखेंगे। मुक्त व्यापार की नीति पर बल दिया, प्रबोधन है। पोस्टेट आंदोलन में पोस्टेट नैतिकता से पूंजीवाद को प्रोत्साहन, ये आप सारे नोट कर लिए होंगे। अब नेपोलियन की विजय, 5वां, 4 1 2 3 4 ये था, ये 5वां। देखिए 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गए। देखिए 5वां नेपोलियन का विजय, यूरोप में परंपरागत आर्थिक सामाजिक ढांचे को तोड़कर परिवर्तन का मार्ग तैयार करना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई, इसके पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। ऐसा बात नहीं था कि ब्रिटेन में ही घटना घटती, बल्कि यह स्वाभाविक रूप में घटित हो गई थी। इतना तक कि आगे जाकर भी इस बदलाव का ज्ञान हुआ एवं औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग हुआ। ब्रिटिश चिंतक अर्नोल्ड टापनबी ने इस शब्द का प्रयोग किया। देख लिया औद्योगिक का किस कारण अथवा प्रेरित करने वाले कारक, कारण अथवा प्रेरित करने वाले कारक देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के। ये देखिए कारण, औद्योगिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारण कौन कौन से है, ये आपके माइंड मैप है। आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक। आर्थिक कारक में कृषि सुधार, पशुपालन, पशुओं के नस्ल सुधार, औद्योगिक यातायात के रूप में नहर, पक्की सड़क एवं आगे रेलवे। व्यवसायिक क्रांति से कच्चे माल बाजार एवं पूंजी संचय। कृषि में सुधार, बाड़ेबंदी कानून एवं पूंजीवाद खेती, खाद्यान्न की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता। इन दोनों को जोड़ने के मांस की उपलब्धता, इससे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा। ठीक, पशु एवं नस्ल सुधार तो मांस की उपलब्धता। दो में देखिए तकनीकी था, तकनीकी को कोक से लोहे गलाना, विधि का विकास, फ्लाइंग स्पिनिंग जेनी स्टीम इंजन, ये सब फ्लाइंग स्पिनिंग जेनी स्टीम इंजन, ये सब का क्या हुआ, विकास हो गया। सॉरी यार, सर्दी हो गई है। ये सामाजिक कारक, ब्रिटेन में मध्य वर्ग का उद्भव तथा इस वर्ग के द्वारा निवेश में रुचि। राजनीतिक कारक में देख लेते हैं। 17वीं सदी में इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड का एकीकरण, इसे एक और एरो लगा इधर से। ब्रिटिश सरकार के द्वारा विदेश नीति को आर्थिक नीति के अधीन रखना, ये राजनीतिक पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसे आप नोट अच्छा से कर ही लिया होगा, मैं पढ़ दिया हूँ अच्छा से।
तो अब देखते हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यावसायिक क्रांति के क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ कई अन्य देश भी सक्रिय रहे थे, यथा स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस आदि। तो फिर औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई? समझ रहे हैं क्या कारण? देख लेते हैं। आंतरिक बाजार का विकास, बाह्य बाजार। आंतरिक बाजार का विकास, राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, वेल्स। कृषि सुधार, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुआ था। बैंकिंग मुद्रा के विकास में क्रय शक्ति में वृद्धि। यातायात एवं संचार व्यवस्था, बाह्य बाजार। उपनिवेश से कच्चे माल एवं बाजार की पूर्ति हो रहा था ब्रिटेन में। 3 में 1 2 हो गया। 3 सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मध्य वर्ग का सशक्त होना तथा प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रभाव। राजनीति में ब्रिटेन आर्थिक निधि के बहुत करीब रही। आर्थिक धन जो था उसे काफी सपोर्ट मिला था। 17वीं से 18वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि कई कारकों ने तैयार कर दी। ये इस प्रकार थे। आंतरिक बाजार का विस्तार, 17वीं सदी में ब्रिटेन के राजनीतिक एकीकरण तथा 18वीं सदी तक उन्नत यातायात व्यवस्था के रूप में नहर एवं पक्की सड़क के विकास, फिर आगे रेलवे के विकास में ब्रिटेन के आंतरिक बाजार का एकीकरण किया। उसी प्रकार कृषि सुधार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि एवं बैंकिंग एवं मुद्रा सुधार से क्रय शक्ति में वृद्धि से वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहन मिला। यहाँ तक नोट किया। अब बाह्य बाजार का विस्तार, ये देखिए बाह्य बाजार, ये आंतरिक देख लिए, ये बाह्य बाजार का विस्तार। उपनिवेशों ने बाजार, कच्चे माल एवं पूंजी निवेश की जरूरत को पूरा किया। अब आ जाता है थर्ड में सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ब्रिटेन में एक सशक्त मध्य वर्ग के उद्भव, ब्रिटिश कुलीन वर्ग के व्यापार में बढ़ती हुई रुचि और प्रोटेस्टेंट नैतिकता के प्रभाव ने ये कटा हुआ प्रभाव ने भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। अब 19वीं सदी में ब्रिटिश समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देख रहे तो 19वीं सदी का औद्योगिक क्रांति पर प्रभाव देख लेते हैं। गांव उजड़ रहे थे और नगर बस रहे थे। बाड़ेबंदी कानून के कारण भूमि में बेदखल किसान नगर की ओर पलायन कर रहे थे तथा फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने लगे थे, जहां उन्हें स्वास्थ्यकर स्थिति में तथा कम तनख्वाह पर लंबे समय तक काम करना होता था, जो 16 घंटे से 18 घंटे तक पहुंच जाता था। उचित नागरिक सुविधाओं का अभाव था। वर्तमान भारत में निम्न वर्ग की दशा कुछ इस प्रकार दिख रही है। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार की नीति और पेटेंट कानून के कारण छोटे किसान भूमि से बेदखल हो रहे थे तथा महानगर की ओर पलायन कर रहे थे। चूंकि भारत में विनिर्माण क्षेत्र विकसित नहीं है जो उचित संख्या में रोजगार प्रदान कर सके तथा तृतीय क्षेत्र पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार यहाँ उसमें पेज पलटता हूँ विहीन समृद्धि जॉबलेस ग्रोथ का दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए वर्तमान भारतीय मजदूरों की स्थिति 19वीं सदी के ब्रिटिश मजदूरों की तरह हो गई। यहाँ तक आपने नोट किया। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, फिर देखिए आप इसे घर पे बनाएंगे, लिखेंगे। मैंने पीछे आपको पढ़ाया लिखाया, तो आप इसे अब क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे और आंसर भेजना ईमेल पे, मैं ईमेल दे दूंगा तो मैं आपको चेक करवा दूंगा डीएसटी में। जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे निर्माण ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में रेलवे निर्माण ने औद्योगिकरण पर बल प्रदान किया। 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। समझ गया? मैं फिर से जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे निर्माण ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में रेलवे निर्माण में औद्योगिकरण को बल प्रदान किया।
ठीक है, भारत में किस प्रकार रेलवे ने विऔद्योगीकरण का बल प्रदान किया, जबकि अन्य यूरोप में रेलवे ने औद्योगिकरण का प्रदान किया। सावधान व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका, ब्रिटेन ने औद्योगिकरण के अन्य क्षेत्रों में समक्ष किस प्रकार चुनौती उपस्थिति की। इसका एरो लगा के लिखेंगे आप। एक देश में होने वाला औद्योगिकरण दूसरे देश में विऔद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है, इसलिए अन्य क्षेत्रों के समक्ष चुनौती यह थी कि ब्रिटिश औद्योगिकरण का मुकाबला किस प्रकार करे। इससे जब कुछ अन्य देश औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे तो उन्हें ब्रिटिश मॉडल से पृथक हटकर अपना मॉडल स्थापित करना पड़ा। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है: अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, रूसी मॉडल और जापानी मॉडल। थोड़ा अमेरिकी मॉडल देख लेते हैं। अमेरिकन मॉडल, संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, अतः वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा था। अब उसे औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ना था, इसलिए उसने ब्रिटिश से पृथक अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अमेरिकन मॉडल का मौलिक प्रारूप तैयार करने में हैमिल्टन नामक अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी तथा अमेरिकन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ये छठा नंबर पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये छठा नंबर की पॉइंट है। यहाँ पर जगह न होने के कारण मुझे यहाँ लिखना पड़ा। मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की जगह उद्योगों को संरक्षण बल देना, उद्योग के संरक्षण पर बल देना। मुक्त अर्थव्यवस्था की जगह उद्योगों को संरक्षण देना। हैमिल्टन जैसे अर्थशास्त्री का मानना है कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अमेरिकी उद्योगों का संरक्षण देना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर यातायात व्यवस्था को विकसित करने के क्रम कवर लैंड, रोड, नहर, हाईवे एवं सुपर हाईवे का विकास किया गया। बेहतर तकनीकी का विकास कर महंगे श्रम की कमी को पूरा करने का प्रयास। ब्रिटेन की तरह चूंकि यहाँ श्रम सस्ता नहीं था, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति तकनीकी के माध्यम से करने की कोशिश की गई। ब्रिटेन में श्रम सस्ता था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल। इसका उद्देश्य जन सामान्य को औद्योगिकरण के महत्व को समझना था तथा कुशल श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना था। छठा पॉइंट ऊपर मैंने आपको जैसा बताया ही था, ये लिखना। एक शक्तिशाली संघीय सरकार का संगठन। 5 के बाद 6 है, एक शक्तिशाली संघीय सरकार का संगठन। जर्मन मॉडल देख लेते हैं, ये क्या था जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल बहुत हद तक अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों से प्रभावित था। फ्रेडरिक ने भी हैमिल्टन की तरह एडम स्मिथ के मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया। जर्मन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं। जर्मन के एकीकरण के पश्चात एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन। इस सरकार ने स्पष्ट रूप से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। यहाँ तक लिखा। दूसरा नंबर पॉइंट, जर्मन मॉडल मुक्त अर्थव्यवस्था की जगह उद्योगों को संरक्षण पर बल। बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों के अनुकूल जर्मन उद्योगों के संरक्षण। एरो लगा के लिखना। रेलवे निर्माण में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन तथा जर्मन बाजार का एकीकरण। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे औद्योगिकरण के निवेश के लिए निजी पूंजी की कमी की क्षतिपूर्ति ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के द्वारा निवेश से की गई। एरो लगाएंगे इसमें। ब्रिटेन की तरह जर्मनी में निवेश के लिए निजी पूंजी उपलब्ध नहीं थी, तो बदले में क्षतिपूर्ति के लिए ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने किया, क्योंकि इन बैंकों के द्वारा औद्योगिकरण में निवेश किया गया। इलेक्ट्रिक उद्योग, रसायन उद्योग, मोटर वाहन उद्योग में जर्मनी की विशेषता। इन उद्योगों ने विशेषज्ञता ने औद्योगिकरण के क्षेत्र में जर्मनी को काफी आगे बढ़ा दिया और 30 वर्षों में जर्मनी ने वह हासिल कर लिया जो पिछले ब्रिटेन ने 100 वर्षों में हासिल नहीं किया ना।
अब जर्मनी के आप देखते हो BMW कार किस प्रकार मोटर में आगे है, मोटर वाहन में BMW कार तो जर्मनी की मॉडल है। एक से एक महंगे से महंगी गाड़ी जर्मनी बनाता है। अब देख लेते हैं औद्योगिकरण का रूसी मॉडल। रूसी के पक्ष में विशालकाय आकार तथा अपार संसाधन, औद्योगिकरण के मार्ग में बाधाएं। रूस का एक बड़ा भाग अत्यधिक ठंड से ग्रस्त अथवा जलवायु संबंधी चुनौती था। रूसी समाज एक परंपरागत व्यवस्था तथा दास प्रथा सामाजिक कुरीतियां थी। मध्य वर्ग जैसा एक उद्यमशील वर्ग का अनुपस्थिति होना, निजी पूंजी का अभाव। रूसी मॉडल शायद हमें लग रहा है रूसी मॉडल को अगर हम आपको कल नोट करवाएं, 20-21 मिनट हो गया है तो काफी लंबा। रूसी मॉडल को हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट डे में। यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, तो कल आपको नोट करवाएंगे रूसी मॉडल के बारे में। यहाँ से औद्योगिकरण जापानी मॉडल, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं आपको कल ही डील करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि तीनों चीज आपको काम करना पड़ेगा। जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो करोगे ना। सपोर्ट, आपका ही सपोर्ट हमारे लिए खुशी की बात होगी भाई। तो भाई आपको नोट करवा रहे हैं बड़ी मेहनत से, आप भी हमारे साथ मेहनत करो। आप नोट करते जो आपके नोट घर बैठे तैयार हो रहे हैं। क्या किसी से नोट मांगने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो एक दिन में बैठ के आपको, लेकिन एक से देखिए कुछ धुंधलेपन आते होंगे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कैमरे अच्छे नहीं है, मोबाइल से ही शूट करना पड़ता है, प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा हूँ कैमरा एक खरीदूंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से रफ कॉपी, और हम आपको चाहेंगे तो इसका भी और शॉर्ट नोट हम तैयार कर रहे हैं। तो शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, बस वो भी आपको नोट हम देंगे बहुत जल्दी। वो भी एकदम माइंड मैप होगा, सिर्फ रूसी का औद्योगिकरण का रूसी मॉडल लिख देंगे उस पर आप लिखो, क्योंकि आपका ये सब तो लिखा हुआ, आपको करीब पॉइंट ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। तब तक के लिए और क्या भाई, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद शेयर करोगे सबसे अच्छा, तो मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है।